हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंफॉर्मेशन लेके आई हूँ। वो क्या है? इक्टोपिक प्रेगनेंसी। बहुत सारे मेरे व्यूअर्स पूछ रहे थे कि मैडम इक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, या अगर उन्हें नॉर्मल प्रेगनेंसी है या वो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हो रहे हैं तो उन्हें किस चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए। देखिए, इन जनरल जो हमारे सबका एक रिप्रोडक्टिव एज होती है या जिसमें हम प्लान करते हैं बेबीज के लिए, वो बिलो 30 या 32 ही होती है। लेकिन आज की इस मॉडर्न लाइफ स्टाइल में बहुत सारे कपल्स बेबी को प्लान करने के लिए 32-33 इयर्स तक की एज का इंतजार करते हैं और कई बार वो 35 से अबव एज के अंदर भी प्लान करने के लिए सोचते हैं। तो इस तरह से जब आप लेट प्रेगनेंसी करते हैं या आप टाइम से प्रेगनेंसी कर रहे हैं लेकिन आप में कोई और डिजीज है या कोई और फैक्टर है जिसके कारण जो प्रेगनेंसी है वो यूट्रस में प्लांट ना होकर यूट्रस के आउटसाइड हो जाती है। जैसे आप समझिए कि ये जनरली यूट्रस होता है। मैंने एक टेंटेटिव डायग्राम बनाया जिसके दोनों साइड्स क्या होती है? फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं और यहाँ पे आप देखते हैं ओवरीज होती हैं। ओवरीज से इन जनरली एग धीरे धीरे बड़ा होता हुआ फैलोपियन ट्यूब में आता है। एक मंथ अगर वो लेफ्ट साइड से आ रहा है तो दूसरे मंथ में वो राइट साइड की ओवरी से आता है। और जब वो प्रॉपर 18 mm से बड़ा साइज का हो जाता है उस टाइम अगर आप रिलेशन डेवलप करते हैं तो स्पर्म्स जो है वो मूव करते हुए इधर दिस साइड और दिस साइड वो जाते हैं और क्या करते हैं? फ्यूज होकर उसको जाइगोट बना देते हैं। जो फ्यूज्ड एग है वो विद इन 4 to 5 days क्या होता है? वो यहां से सरक के या तो इस साइड या फिर वो इस साइड आके इम्प्लांट हो जाता है और धीरे धीरे प्लेसेंटा बनने लगता है और प्लेसेंटा के साथ बेबी ग्रो होने लगता है। और जब वो प्रॉपरली यूट्रस में ही ग्रो होता है तो ऐसी प्रेगनेंसी को हम नॉर्मल प्रेगनेंसी कहते हैं जिसमें रिस्क फैक्टर बहुत ही कम होता है। लेकिन कभी कभी ये प्रेगनेंसी यूट्रस में ना होकर फैलोपियन ट्यूब में ही हो जाती है। क्यों? क्योंकि अभी वो एग बहुत पीछे था और उसने किसी स्पर्म से क्या किया? फ्यूजन कर लिया। आपकी बॉडी में स्पर्म्स थे और उन्होंने जब फ्यूजन कर लिया तो वो यहीं पे क्या होता है? फ्यूजन हो गया उसका बैक साइड पे ही और उसको यहां से यहां तक आने में ज्यादा टाइम लगने लगा और वो इतना बड़ा हो गया कि वो इस ट्यूब से बाहर ही नहीं आ पाया। वो यहीं पे क्या होता है? ग्रो करने लग जाता है। तो ये एक नॉर्मल फैक्टर है जिसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन कुछ केसेस में जो और फैक्टर्स देखे जाते हैं वो क्या है कि अगर आप अबव 35 एज में प्रेगनेंसी कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो आपको डॉक्टर से बहुत जल्दी, जैसे ही आपका पॉजिटिव टेस्ट आता है, आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। वो आपको एक अल्ट्रासाउंड करके बता सकते हैं कि प्रेगनेंसी नॉर्मल है या वो फैलोपियन ट्यूब में हो गई है। दूसरा, अगर आप पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज से आप पहले आपको वो रही है, आपने उससे सफर किया है, यानी कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज मीन्स कि आपको इस एरिया में कहीं पे भी जलन रही है, कोई इन्फेक्शन रहा है और आपने उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया। क्योंकि कई बार जो आपका इन्फ्लेमेशन है वो शुरुआत तो उसकी यहां से होती है वेजाइना से, वेजाइना के बाद वो सर्विक्स में आ जाता है और सर्विक्स के बाद धीरे धीरे इन्फेक्शन इधर बढ़ता है और जब वो दोनों में से किसी भी साइड फैलोपियन ट्यूब तक इंक्रीज कर जाता है तो वो यहाँ पे छोटे छोटे कट लगा देता है। इन्फ्लेमेशन के कारण, इन्फेक्शन के कारण वहां पे कट्स लग जाते हैं और कभी कभी वो जो कट हैं वो पूरे हील नहीं होते। जैसे इसकी सरफेस ऐसी होनी चाहिए थी, ये वाली सरफेस वो ऐसे ना होकर इस तरह से हो जाती है। तो अब जब यहाँ से जाइगोट ट्रेवल कर रहा है तो वो यहाँ आके फंस जाता है, बीच में सिंक कर जाता है और वो आगे मूव नहीं कर पाता।
तो इस कारण से भी इक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। दूसरा, अगर आपने इंट्रायूट्रिनल डिवाइसेस को यूज किया है, जैसे कि बहुत सारे कपल्स जो हैं वो प्रेगनेंसी के बीच में, दो प्रेगनेंसी के बीच में गैप रखने के लिए बहुत सारे डिवाइसेस यूज करते हैं, उनकी वजह से भी कई बार यहाँ पे जब वो सर्विक्स से इन्फेक्शन स्टार्ट होता है तो वो यहाँ पर तक पहुंच जाता है। और एक और चीज देखी गई है वो है मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स। बहुत सारी लेडीज मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स रखती हैं, या उनका जो पार्टनर है वो औरों के साथ क्या करता है, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स रखता है, तो वो डिसीज एक से दूसरे तक ट्रांसमिट हो जाती है। और जब एक से दूसरे तक ट्रांसमिट हो जाती है तो आपको इक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। एक और जो है रीजन इसमें देखा गया है वो है सिगरेट। जो लेडीज सिगरेट का से स्मोक करती हैं उन केसेस में भी ये देखा गया है कि उनको इक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। इक्टोपिक प्रेगनेंसी हालांकि बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन जितने भी केसेस देखे गए हैं ये उन्हीं के R&D के बाद या उन्हीं के रिव्यू के बाद, उन्हीं से डेटा कलेक्शन के बाद ये सारे फैक्टर्स सामने आए हैं। एक और फैक्टर होता है वो होता है प्रायर इंड्यूस्ड अबॉर्शन। मैं नॉर्मल अबॉर्शन की बात नहीं कर रही, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ इंड्यूस्ड अबॉर्शन की। इंड्यूस्ड अबॉर्शन मीन्स कि आपने अनसेफ रिलेशन डेवलप किए और अब आपका मन चेंज हो गया, आपने सोचा कि नहीं हमें ये कैरी ऑन नहीं करना, तो आप क्या करते हैं, पीरियड की डेट से पहले ही आप टैबलेट्स ले लेते हैं और टैबलेट्स लेके आप सोचते हैं कि हम इसको अबॉर्शन को इंड्यूस कर सकते हैं। तो कई बार वो अबॉर्शन इंड्यूस नहीं होता, आपको सिर्फ ब्लीडिंग आती है और आप सोचते हैं कि अबॉर्शन हो गया। एक्चुअली वो आपका जो जाइगोट है वो फैलोपियन ट्यूब में बना रहता है, लेकिन बिकॉज ऑफ ड्रग जो मेडिसिन आपने ली है उसकी वजह से यहाँ पे और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, यूट्रस की वॉल चेंज होने लग जाती है और ब्लीडिंग से आप समझते हैं कि कंप्लीट अबॉर्शन हो गया। एक्चुअली वो कंप्लीट अबॉर्शन नहीं हुआ होता और वो यहीं पर ही एग्जिस्ट करता है। तो इस प्रेगनेंसी के, इक्टोपिक प्रेगनेंसी के जो फैक्टर्स होते हैं, मोस्ट कॉमन फैक्टर्स, वो मैंने आपके साथ ये डिस्कस किए। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या साइंस होते हैं, किससे हम पहचाने कि इक्टोपिक प्रेगनेंसी है या नहीं है। इसके साइंस या सिम्टम्स में जो इम्पोर्टेंट साइन होता है वो होता है ब्लीडिंग। आपको बिल्कुल प्रेगनेंसी होने के साथ साथ वेजाइनल ब्लीडिंग होती है। उस ब्लीडिंग से कई बार तो ऐसा कंफ्यूजन होता है कि ये इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग है और कई बार ऐसा कंफ्यूजन होता है कि ये नॉर्मल पीरियड्स की ब्लीडिंग है और आपको प्रेगनेंसी नहीं हुई है। लेकिन ये ब्लीडिंग उन दोनों ही ब्लीडिंग से डिफरेंट होती है। कैसे, जो इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग होती है वो जनरली पीरियड के टाइम से पहले होती है और जो पीरियड्स की ब्लीडिंग होती है वो पीरियड्स के टाइम पे ही होती है और 2-4-5 दिन बाद खत्म हो जाती है। लेकिन ये वाली जो ब्लीडिंग है इसमें आपको दर्द, कॉन्टिन्यूअस दर्द बना रहता है और ये ब्लीडिंग लंबे टाइम तक चलती है। तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि अगर ये नॉर्मल से ज्यादा लंबे टाइम तक चल रही है तो कहीं ये इक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है। और दूसरा, इसमें होता क्या है कि वो क्योंकि फैलोपियन ट्यूब बहुत ही नैरो होती है और जब धीरे धीरे जाइगोट यहाँ पे बढ़ने लगता है तो इसका शेप इस तरीके से होने लगता है और यहाँ की मसल्स इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि ये इसको बियर कर सके, इस पेन को, और होता क्या है, ये रप्चर हो जाती है और इसी रप्चर की वजह से ही आपको पेन होता है और साथ में कॉन्टिन्यूअस ब्लीडिंग होती है और इसी की वजह से आपको सर्विक्स मोशन टेंडर्स भी होते हैं, यानी कि जो सर्विक्स का रीजन है नीचे, वहां पे भी आप देखेंगे कि आपको बहुत ज्यादा ट्रिमर्स की तरह आपको पेन स्टार्ट होता है, बार बार क्रैम्प्स पड़ते हैं।
और पेल्विक रीजन में भी आपको पेन होता है, कॉन्टिन्यूअस पेन होता है। और इस पेन की पहचान क्या होती है कि ये आपको जब आप रिलैक्स कर रहे हैं तब तो होता ही है, लेकिन जब आप मोशन कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह चल के जा रहे हैं या आप कोई काम कर रहे हैं, तो ये पेन ज्यादा बढ़ जाता है। तो इससे भी आप इसको पहचान सकते हैं। और वेजाइनल ब्लीडिंग तो मैंने आपको बताया कि ये लंबे टाइम तक चलती है। तो इन सिम्टम से आप तुरंत आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। खासतौर से जो मैंने आपको आपके फैक्टर्स बताए, अगर आपको लगता है कि उनमें से कोई फैक्टर आपके साथ भी हो सकता है तो आपको तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। तो ये इसके कुछ सिम्टम्स थे। और अगर आप पहले पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज से रहे हैं, यानी कि आपको प्रेगनेंसी से 2-4 महीने पहले आपको लंबे टाइम तक इन्फ्लामेशन रहा है और आपको कोई इन्फेक्शन रहा है, आपने उसका ट्रीटमेंट किया है और आप सोचते हैं कि आप पूरा ठीक हो गए हैं, लेकिन कई बार इन्फेक्शन अंदर रह जाता है, तो आपको उस इन्फेक्शन को और कंप्लीट ठीक होने का या उसको हील होने का टाइम देना चाहिए बिफोर यू प्लान प्रेगनेंसी। तो अब हम बात करते हैं इसके टेस्ट की। टेस्ट के लिए यूरिन में या ब्लड में हम बीटा HCG हार्मोन का टेस्ट करते हैं, और अगर ये ग्रेटर देन 5000 यूनिट आ रहा है तो इट मीन्स आपको जो है वो इक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है। ये पेल्विक इसमें फैलोपियन ट्यूब में रप्चर की वजह से ही इस तरह के ये एबनॉर्मल वैल्यू आपको मिलती है। और अगर ये 5000 से लेस है तो इट मीन्स आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल प्रेगनेंसी है। और इसके साथ ही आप क्या कर सकते हैं, पेल्विक रीजन का अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। सोनोग्राफी कराने से भी आपको पता चल जाता है। और आपने ध्यान देना है, अगर आपको एक बार पहले इक्टोपिक प्रेगनेंसी हो चुकी है तो आप बहुत ज्यादा अलर्ट रहें। दूसरी प्रेगनेंसी जैसे ही आप प्लान करते हैं तो पीरियड मिस होते ही, पॉजिटिव टेस्ट आते ही आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंफर्म करना है, कंसल्ट करना है कि मेरी जो प्रेगनेंसी है वो इक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है। क्योंकि इन द बिगिनिंग स्टेज अगर आप उसको 6 वीक से लेके और करीब 12-13 वीक के बीच में आप उसका ट्रीटमेंट ले लेते हैं तो ये मेडिसिन की हेल्प से ही इसको डिसॉल्व कर दिया जाता है इस प्रेगनेंसी को, और आप फिर 2-3 महीने बाद दोबारा प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसमें जितना ज्यादा डिले करेंगे और ये बड़ा हो जाएगा, तो जितना बड़ा हो जाएगा एम्ब्रियो आपको उतनी ही ज्यादा दिक्कत आने वाली है और रप्चर होने के चांसेस भी उतने ही ज्यादा हो जाते हैं। तो आप इस केस में बिल्कुल भी डिले ना करें। अगर आपको साथ साथ प्रेगनेंसी और साथ साथ ब्लीडिंग आ रही है तो ये एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट साइन होता है कि वो इक्टोपिक प्रेगनेंसी है। और अगर आपको पहले एक बार हुआ है तो दूसरी बार आपने बहुत बहुत ज्यादा अलर्ट रहना है। और आजकल नए टेक्निक्स की हेल्प से भी सर्जरी हो जाती है। अगर आप देखते हैं कि ये थोड़ा बड़ा हो गया और मेडिसिन की हेल्प से अब ये डिसॉल्व नहीं हो सकता तो वो क्या करते हैं, 5 मिलीमीटर से भी छोटा एक कट लगा के विद द हेल्प ऑफ लेप्रोस्कोप आपकी ये क्या करते हैं, प्रेगनेंसी को डिसॉल्व कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। लेकिन इस केस में भी आपको ब्लीडिंग होती है और कई बार इसके रप्चर होने के चांस बन जाते हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा एक बार हो चुका है तो फॉर गॉड सेक सेकंड प्रेगनेंसी के टाइम आप बहुत ज्यादा अलर्ट रहें, बल्कि पहले से ही प्लान करने से पहले से ही डॉक्टर के टच में रहें, डॉक्टर से बात करते रहें और डॉक्टर के कंसल्टेशन से ही सारे स्टेप्स को फॉलो करें और इसमें कोई लापरवाही ना करें। क्योंकि अगर एक बार रप्चर हो गया है तो दूसरी के चांस बहुत ज्यादा हैं। और ये ब्लॉकेज के कारण भी होता है कि यहाँ पे अगर ब्लॉकेज है तो स्पर्म्स तो किसी तरीके से मूव करते हुए चले जाते हैं, लेकिन वो जाइगोट जो है वो थोड़ा बड़ा होता है, वो यहाँ पे वापस नहीं आ पाता। तो इट मीन्स आप में ब्लॉकेज है, तो हो सकता है वो दूसरी फैलोपियन ट्यूब में भी हो। तो एक में अगर हो चुका है तो कम से कम आप दूसरे की हेल्प से मदर बनने का जो हैप्पीनेस है या सुख है वो आप ले सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने आपकी गलती से दूसरी फैलोपियन ट्यूब को भी रप्चर कर दिया तो फिर आपके पास इनफर्टिलिटी के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचता है। तो आप प्लीज अलर्ट रहिए। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आप
उन सबके साथ शेयर करिए जिनको इनकी जरूरत है और आप उन्हें जानते हैं, या उनके साथ पहले ऐसे हो चुका है, या वो अबव 35 एज के हैं, या वो प्रेगनेंसी के साथ ब्लीडिंग को फील कर रहे हैं। तो आप जितनों की हेल्प करेंगे आपको उतनी ही ज्यादा लोगों की ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैप्पी प्रेगनेंसी।